जय हिंद दोस्तों। ये है हमारे कंप्यूटर विषय का लेक्चर संख्या 3। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में एक क्रम से लगा हुआ है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट या मुख्य घटक को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक पर्सनल कंप्यूटर क्या है और इसका विकास कैसे हुआ। आगे है पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट या हिस्से क्या होते हैं। इसके बाद है सिस्टम यूनिट। इसके बाद है सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग। इसके बाद है हार्ड ड्राइव तथा सॉलिड स्टेट ड्राइव को देखेंगे। और अंत में कंप्यूटर के कुछ डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडेम इत्यादि को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप बस धैर्यपूर्वक इस पूरे लेक्चर को देखिए। इसके बाद आप इसी लेक्चर से संबंधित MCQ सीरीज के वीडियो में प्रश्नों को हल कीजिएगा। पूरी उम्मीद है इसके बाद इस अध्याय से आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरे लेक्चर को एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया को, आरंभ से वर्तमान तक के पूरे चरण को हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो आपने देखा होगा कि आरंभ के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े और अधिक विद्युत खपत करने वाले होते थे, जिसके कारण इसे कहीं लेकर जाना बहुत ही मुश्किल काम था। हालांकि आगे चलकर कुछ अपेक्षाकृत छोटे कंप्यूटर भी बनाए गए, लेकिन उसकी अनुमति आम लोगों को नहीं मिल पाई। इसके बाद 1970 के दशक में इंटेल कंपनी द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया जाता है, जो कि इस विकास के पूरे प्रकरण में एक मील का पत्थर साबित होता है, जिसके कारण छोटे तथा किफायती कंप्यूटर का निर्माण करना आसान होता है। आगे चलकर 1981 ईस्वी में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया गया। आप जानते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर सामान्यतः व्यक्तिगत उपयोग के लिए होते हैं, जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अर्थात ये सिंगल यूजर होते हैं। देखिए, वर्तमान में प्रचलित पीसी को मदरबोर्ड के डिजाइन के आधार पर इन 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो पहला है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। दरअसल इसका विकास IBM द्वारा शायद 1984 ईस्वी के आसपास किया गया था, जिसमें प्रोसेसर 80286 का प्रयोग किया गया था। इसके बाद दूसरा है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। देखिए, दरअसल यह टेक्नोलॉजी एक मदरबोर्ड और पावर सप्लाई के कॉन्फ़िगरेशन का स्पेसिफिकेशन होता है। इसे इंटेल ने 1995 ईस्वी में अपने पिछले मॉडल में सुधार करते हुए बनाया था। तीसरा है पेंटियम पीसी। देखिए, इसका विकास इंटेल द्वारा सन 2000 के दशक में किया गया था, जिसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय तथा सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है। आपने देखा होगा इस सीरीज के पीसी वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। आइए इसके बाद मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट को देख लेते हैं। देखिए, एक सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग तथा इसके बाहरी घटक के साथ मिलकर बनता है। हालांकि अगर इसे बाह्य संरचना के आधार पर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है डेस्कटॉप टाइप। इस वर्गीकरण में यूनिट का चौकोर आकृति वाले बॉक्स आते हैं, जैसे कि इस प्रकार के। दूसरा है टावर टाइप। देखिए, इस वर्गीकरण में यूनिट का बॉक्स टेबल पर सीधा खड़ा हो सकने वाला डिवाइसेस के प्रकार आते हैं। आइए इसके बाद कंप्यूटर के कुछ मुख्य घटक को संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है पावर सप्लाई यूनिट, या इसे स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नियंत्रित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जैसे कि यह सभी इलेक्ट्रॉनिक घटक को 5 वोल्ट DC सप्लाई तथा CPU कूलर को 12 वोल्ट DC पावर सप्लाई करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड, या जिसे मेनबोर्ड भी कहा जाता है, दरअसल यह एक प्रकार का PCB या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिस पर विभिन्न प्रकार के इंटरनल तथा एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए कनेक्टर्स बनाए गए होते हैं। इसे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आपने देखा होगा इसमें तो बहुत सारे सॉकेट्स या स्लॉट्स अपग्रेडेशन या फ्यूचर्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। आप इसे एक बार ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद है CPU, या इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। दरअसल यह कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, जो लगभग सभी तरह के
प्रोसेसिंग कार्य को करने में सक्षम होता है। एक सीपीयू का आदर्श रूप से इन 3 प्रकारों में वर्गीकरण किया जा सकता है। तो पहला है मेमोरी यूनिट। देखिए, इसका कार्य डाटा, निर्देश या किसी भी प्रकार के इंटरमीडिएट रिजल्ट तथा फाइनल रिजल्ट सभी को स्टोर करके रखना होता है। आगे है कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी हुई सभी प्रकार के पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, हार्ड डिस्क इत्यादि इत्यादि के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इन सब के बीच तालमेल या समन्वय बनाकर भी रखता है। तीसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए, इसका कार्य अंकगणितीय गणनाओं तथा तार्किक गणनाओं को हल करना होता है। हालांकि इसकी सहायता के लिए मैथ प्रोसेसर का भी उपयोग होता है, लेकिन अभी वर्तमान के जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं ना, इनमें यह इनबिल्ट होता है। इसके बाद है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, यह एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है। आपने देखा होगा, इसके लिए मदरबोर्ड पर स्लॉट्स बने होते हैं जहां आप आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके बाद है रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रोम अस्थायी तौर पर मदरबोर्ड पे ही लगा हुआ रहता है। इसमें पीसी को चालू करने से संबंधित प्रोग्राम जैसे कि बायोस इत्यादि स्टोर होता है। इसके बाद है वीडियो डिस्प्ले कार्ड। यह कार्ड मदरबोर्ड पर लगा होता है जिसमें वीजीए यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे या सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का प्रयोग होता है। इसका कार्य दृश्य तथा चित्र को मॉनिटर पर प्रदर्शित करना होता है। इसके बाद है आउटपुट अडेप्टर कार्ड। दरअसल यह बाइनरी डाटा तथा सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर को समझने योग्य बनाता है, साथ ही इनके बीच समन्वय स्थापित करता है। इसके बाद है स्पीकर। आप जानते हैं कि यह ध्वनि की सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। इसके बाद है टाइमर। देखिए, यह मदरबोर्ड पर लगा होता है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के बंद होने पर भी घड़ी की निरंतरता को बनाए रखना होता है। आगे है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। देखिए, इसका कार्य कंप्यूटर तथा किसी अन्य दूसरे उपकरण के बीच संचार स्थापित करना होता है। दरअसल यह प्लग एंड प्ले के गुण पर आधारित होता है, मतलब कि इस पोर्ट के माध्यम से डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं। सीमोस बैटरी या कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। दरअसल यह बैटरी एक बटन के आकार का होता है जो मदरबोर्ड पर लगा हुआ रहता है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के बंद होने पर भी सीमोस चिप को लगातार सप्लाई देते रहना है। इसके बाद है एजीपी बस या एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस। इसका प्रयोग 3 डायमेंशनल पिक्चर, ग्राफिक या वीडियो के लिए किया जाता है। आगे है हार्ड डिस्क। देखिए, यह एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है जिसमें विद्युत सप्लाई बंद कर देने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता है। देखिए, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस है जिसके प्रयोग से कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता को जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। हार्ड डिस्क की क्षमता को अक्सर गीगाबाइट या टेराबाइट में मापते हैं। इसके बाद है सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए, यह ड्राइव हार्ड ड्राइव का ही उन्नत रूप है जिसमें हार्ड ड्राइव की तरह कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स या मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। दरअसल एसएसडी में डाटा को स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी गति काफ़ी उच्च होती है तथा बिजली की खपत भी काफ़ी कम होती है। इसके अलावा एसएसडी किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं करता है, लेकिन वर्तमान समय में ये काफ़ी महंगे हैं। इसके बाद है फ्लॉपी डिस्क। देखिए, फ्लॉपी डिस्क एक चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ एक वृत्ताकार डिस्क है। इसके ऊपर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी हुई होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है। हालांकि यह वर्तमान में प्रचलन से बाहर है। आगे है सीडी डीवीडी। देखिए, ये सब जितने भी हैं ना, सब ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार हैं। ये भी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बने होते हैं जिस कारण ये काफ़ी किफ़ायती होते हैं। अक्सर इनकी गति को x से दर्शाया जाता है, जैसे कि 8x, 16x इत्यादि। वर्तमान समय में इसका प्रयोग डाटा स्टोर करने में, गेम खेलने में, मनोरंजन इत्यादि के लिए किया जाता है। इसके बाद है माउस। देखिए, माउस ना सर्वाधिक लोकप्रिय इनपुट या पॉइंटिंग डिवाइस है जो सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़े जाते हैं। हालांकि वर्तमान के सभी माउस यूएसबी आधारित या वायरलेस आधारित आ रहे हैं। माउस के आविष्कार का श्रेय डगलस इंजेलवर्ट को जाता है, शायद आपको पता होगा। इसके बाद है मॉनिटर।
देखिए, यह सर्वाधिक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। मॉनिटर का मुख्य कार्य सूचना को प्रदर्शित करना तथा कंप्यूटर एवं उपयोगकर्ता के बीच संपर्क स्थापित करना है। आगे के अध्याय में हम सभी डिवाइसेस को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद है कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड एक उपयोगी इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग हर प्रकार के इनपुट, कमांड तथा निर्देश दिए जाने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड को मदरबोर्ड के PS2 पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है। हालांकि वर्तमान के भी सभी कीबोर्ड USB आधारित या वायरलेस आधारित आ रहे हैं। आपको पता होगा, कीबोर्ड में सामान्यतः 104 बटन होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रिंटर। देखिए, एक प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट देने वाला डिवाइस है। आप अभी इसे केवल संक्षिप्त में जान लीजिए। आगे के लेक्चर में हम एक एक को विस्तार से समझेंगे। बहरहाल, प्रिंटर को मदरबोर्ड से पैरेलल पोर्ट या USB पोर्ट के जरिए जोड़ा जाता है। इसके बाद है स्कैनर। देखिए, इसका उपयोग किसी ग्राफ, टेक्स्ट या चित्र को बाइनरी डाटा में बदलकर कंप्यूटर में सेव करने के लिए किया जाता है। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसके बाद है मॉडेम। सबसे पहले ये जानिए कि मॉडेम शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना है। दरअसल यह मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग मुख्यतः टेलीफोन लाइन के सहारे इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर आने वाले एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर पुनः टेलीफोन लाइन पर भेज देता है। तो इस प्रकार से मॉडेम इनपुट तथा आउटपुट दोनों तरह के डिवाइसेस का कार्य करता है। तो इसे याद रखिएगा, परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकते हैं। आगे है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो ऑडियो की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। किसी भी स्पीकर की क्षमता PMPO यानी पीक मोमेंट्री पावर आउटपुट में मापी जाती है। इसके बाद है UPS या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। देखिए, इसका मुख्य कार्य विद्युत आपूर्ति के अचानक बंद होने पर भी लगातार पावर सप्लाई देते रहना है। आप जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर के अचानक बंद होने से उसके हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों के खराब होने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद है CVT या कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। देखिए, इसका मुख्य कार्य वोल्टेज के उतार चढ़ाव को कांस्टेंट या स्थिर बनाकर रखना है ताकि एक समान विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होती रहे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।